हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आशना कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 13 तक का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड चैप्टर 14 का हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था जो कि था प्रोज अप्रिसिएशन। एंड इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड चैप्टर 14 के दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो कि हो जाएंगे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट। सो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं हमारी वीडियो पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक फॉर्मल सेटिंग में, यानी कि जब आप ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के में या किसी इंस्टीट्यूशन में अपने सबऑर्डिनेट या सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं, जिस टोन में, जिस लैंग्वेज में और जिस वोकैबुलरी के साथ आप उनसे बात कर रहे होगे वो हो जाता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो नॉर्मली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रिटन, जिसमें हर चीज आप रिटन फॉर्मेशन में दे रहे होते हैं एंड हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। एंड सेकंड इज ओरल, कि आप अपने सबऑर्डिनेट या आप अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि चीजें किस तरीके से होने वाली है, जस्ट नॉर्मल ऑफिस रिलेटेड आप जो बातें कर रहे होते हैं वो। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला रिटन एंड ओरल, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि या तो ये रिटन होगा कि आप हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, हर चीज रिटन फॉर्मेशन में लिखी होगी एंड सबके पास कोई भी अगर उसको एक्सेस करना चाहे वो बस रिटन इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। सेकंड इज ओरल, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा सबऑर्डिनेट्स एंड हमारे सुपीरियर्स के साथ रहता है वो। नेक्स्ट इज फॉर्मल रिलेशंस, ये आपके ऑफिस सेटअप में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनसे एक फॉर्मल रिलेशंस मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक फॉर्मल रिलेशनशिप सेट हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ओके, प्रिस्क्राइब्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक फिक्स्ड तरीका होता है जिस तरीके से आप बात कर रहे होगे एंड जिससे बात कर रहे होगे। लाइक अगर आप एक बेसिक जॉब में है तो आप सीधा जाके सीईओ से बात नहीं कर लोगे, नहीं, आप अपने सुपीरियर से बात करोगे, सुपीरियर उनके सुपीरियर से बात करेगा एंड इवेंचुअली जाके सीईओ से बात होगी। ठीक है, एंड ये पैटर्न, ये जो प्रिस्क्राइब पाथ है कि कौन किससे बात करेगा, कौन किससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। सो ऑर्गेनाइजेशनल, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हो रही होती हैं वो प्रॉपर मैसेज जो है वो सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डेलिबरेट एफर्ट्स। अब नॉर्मली होता है कि हम अपने किसी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती है बताने के लिए। मतलब अगर आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है तो आप कोई बेवकूफों वाली चीज भी आप बोल दोगे उनसे, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप डेलिबरेटली, जानबूझ के, सोच समझ के, इंटेंशनली चीजें बोलते हैं एंड इंटेंशनली आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो कि ताकि किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन ना आए, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए एंड ऑफिस में जो काम है वो प्रॉपर बेसिस पे होता रहे। ठीक है, अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहला रहता है हमारा सिंगल चेन। सिंगल चेन आप इस तरीके से समझिए कि प्रॉपर यहाँ पे आप आ जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका सुपीरियर आ जा रहा है, यहाँ सुपीरियर का सुपीरियर आ जा रहा है, सुपीरियर का सुपीरियर एंड आखिर में जो मेन हेड है वो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके हेड से बात नहीं करोगे, नहीं, आप अपने सुपीरियर को कोई मैसेज पास करोगे, वो अपने सुपीरियर को करेगा एंड इट विल गो ऑन। ठीक, जब इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा होता है, इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं जहाँ पे मल्टीपल सुपीरियर्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि मैसेज पास ऑन कर रहे होते हैं हेड को, ये हो जाता है हमारा सिंगल चेन कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट हो जाता है व्हील। सो यहाँ पे हमारा आप कह सकते हो एक सुपीरियर रहता है, ठीक है, सेंटर में, एंड ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, वो उनसे कम्युनिकेट करता है एंड उनके जो है मैसेजेस पास ऑन करता है या सबसे ये इंडिविजुअल कनेक्शन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बट ये भी आप याद रखिए, ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं ये आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं रख सकते। ठीक है, इनका जो मेन कम्युनिकेशन होगा वो सुपीरियर्स के थ्रू ही होगा हमारे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या है कि सब सिमिलर लेवल, सब जो है वो सिमिलर लेवल पे है। सो वन पर्सन कैन टॉक टू द पीपल हु आर एडजेसेंट टू दैट पर्सन। मतलब अगर वन को बात करनी होगी तो वन जो है वो सेकंड से कम्युनिकेट कर सकता है, फिफ्थ से कम्युनिकेट कर सकता है, एंड अगर थर्ड को बात करनी होगी तो वो
सेकंड से बात कर सकता है एंड फोर्थ से बात कर सकता है, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर हमारा फोर्थ आ रहा है तो फोर्थ जो है वो थर्ड से कम्युनिकेट कर सकता है, फिफ्थ से कम्युनिकेट कर सकता है। सिर्फ अपने जो एडजेसेंट है उनसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है और किसी से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट इज फ्री फॉल, नेक्स्ट इज फ्री फ्लो। तो फ्री फ्लो में क्या हो रहा है कि कोई किसी से भी बात कर ले रहा है, ठीक। काम होने से मतलब है कोई किसी से भी बात कर ले रहा है, चाहे वो आप सुपीरियर हो चाहे आप सबऑर्डिनेट हो, डजंट मैटर। आप कम्युनिकेट करके यू हैव टू जस्ट गेट द वर्क डन, ठीक है। लास्ट आ जाता है इन्वर्ट वी। सो इन्वर्ट वी नाम से आप देख सकते हो कि ये इन्वर्ट वी बन रहा है, ठीक है। सो इसमें जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपने सुपीरियर के इमीडिएट जो सुपीरियर है उनसे बात कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे आप हो, ये आपके साथ कोई काम करने वाला कोवर्कर है, ये आपके हेड है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपके एचओडी हैं, एचओडी के ऊपर आपके टीएल होंगे, तो आप टीएल से बात कर सकते हो, इमीडिएट से आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं। आप सीईओ से बात करने नहीं चले जाओगे, आप आपके जो सीनियर है उनके जस्ट जो सीनियर है उनसे बात कर सकते हो इनवर्ट वी में, ओके। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज, मेंटेन्स अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। सो जो सीनियर्स की अथॉरिटी है वो मेंटेन रहती है कि सबऑर्डिनेट अपने लेवल पे चीजें मेंटेन रखेगा, सीनियर्स जो हैं वो अपने लेवल पे चीजें मेंटेन रखेंगे, एंड एक प्रॉपर डेकोरम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज हो जाता है प्रोवाइड्स क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज कर रहे हैं एंड प्रॉपर टोन में बात कर रहे हैं, एंड इस तरीके से जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपको चीजें या जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने सीनियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी है वो बहुत ही क्लियर तरीके से कम्युनिकेट हो जाते हैं। किसी तरीके के मिसकम्युनिकेशन, बहुत रेयर अकरेंस हो जाता है मिसकम्युनिकेशन का, ओके। नेक्स्ट एडवांटेज इज मेंटेन्स सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। सो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो बना हुआ है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि जो इश्यूज सीईओ के पास आ रहे हैं वो इश्यूज आपके पास भी आ रहे हैं। आपका काम अलग होगा, आप चीजों को अलग तरीके से हैंडल कर रहे होंगे, सीईओ की प्रॉब्लम अलग होगी, वो चीजों को अलग तरीके से हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। सो आपकी प्रॉब्लम्स अगर सीईओ या डायरेक्टर के लेवल तक जाने वाली हैं तो उन तक जाएंगे, वरना जो आपके जो बाकी सीनियर्स हैं वो आपकी चीजों को, आपकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, एक सिस्टमैटिक फ्लो बना रहता है कि किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, किसी के पास कुछ कम नहीं आ रहा है, एवरीवन इज डूइंग देयर रोल प्रॉपरली एंड सबके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर फ्लो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलप्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स के बीच में जो प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन होते हैं वो काफी अच्छे से मेंटेन रहते हैं, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सुपीरियर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को समझता जाता है, सब सबॉर्डिनेट्स जो है वो अपने सुपीरियर्स को समझते जाते हैं, एंड इवेंचुअली एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दोनों के बीच में बिल्ड हो जाता है, ओके। सो ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब हम जरा डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंक्रीजेस वर्कलोड। मैंने कहा भैया वर्कलोड कम होता है, मतलब सबके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो वर्कलोड बढ़ किसका रहा है यहाँ पे, सुपीरियर्स का बढ़ रहा है। मतलब वो सारे सबऑर्डिनेट्स की बात सुन रहा है, उनको फिल्टर कर रहा है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, ये सब एक्स्ट्रा काम हो गया एक सुपीरियर के लिए। लाइक आपने अपना काम किया, आपने अपने सुपीरियर को बता दिया, आपके कोवर्कर ने काम किया, उसने सुपीरियर को बता दिया, बट सुपीरियर जो है वो सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, तो सुपीरियर के ऊपर जो वर्कलोड है वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ओके। एफेक्ट्स फॉर्मल रिलेशंस। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक कंपनी में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जैसे आपके सीईओ हो गए एंड बाकी लोग हो गए, डायरेक्टर हो गए, उन्हें जो है सबऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ सच पता नहीं होता है, एंड ऐसा इंफॉर्मेशन उन तक कभी पहुंचती भी नहीं है। तो इसकी वजह से जो है जो फॉर्मल रिलेशंस होते हैं वो बस आपके जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं उन्हीं से मेंटेन हो पाते हैं। आप हायर अथॉरिटीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जानते हैं, या उनसे एक रिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डाइल्यूट्स एक्यूरेसी ऑफ मैसेज, एंड सिंस मैसेज जो है वो
वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन पास ऑन हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मैसेज का जो सेंस होता है या मैसेज की जो वर्डिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मैसेज कुछ और हो जाता है। ओके, एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज डिक्रीजेस प्रोएक्टिवनेस ऑफ मैसेज। अब मैसेज का काम क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी चीजों को सॉल्व करा जा सके। कोई प्रॉब्लम अकर हो या प्रॉब्लम के अकर होने से सोल्यूशन और प्रॉब्लम के बीच में ज्यादा गैप रहे ही ना। बट ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, सुपीरियर से सेकंड सुपीरियर, सेकंड सुपीरियर से थर्ड सुपीरियर, इस चक्कर में जो है कभी कभी डिलेस हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट्स। एंड अगर हम रिपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो रिपोर्ट लैटिन वर्ड है रिपोर्टर, इससे लिया गया है, जिसका मतलब हो जाता है टू कैरी बैक। एंड रिपोर्ट हम यूजुअली तब यूज करते हैं जब हम किसी इवेंट को या किसी सिचुएशन को जो है दोबारा रिकॉल करके उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल जो डेफिनेशन हो जाती है रिपोर्ट की वो होती है a statement describing what has happened or what is the state of a affair. ओके, सो कोई चीज किस तरीके से हुई है एंड किसी क्या सिचुएशन है, किसी क्या कंडीशन है एक सिचुएशन की, ये हो जाता है रिपोर्ट। एंड इसका यूज यूजुअली हम लोग चीजों को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है रेमंड एंड जॉनसन ने दी है। एंड उन्होंने कहा अ बिजनेस रिपोर्ट इज एन ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स सम बिजनेस पर्पस। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक बिजनेस रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि आप ऐसा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में रख रहे हैं एंड जो आपका बिजनेस पर्पस है, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबल चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उस रिपोर्ट को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, सो रिपोर्ट के क्या क्या पर्पसेस होते हैं या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला हो जाता है टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज किस तरीके का काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना खराब काम कर रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट उसमें लाई जा सकती है, क्या चीज है जो वो नेग्लेक्ट कर देता है एंड उसको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये सब एक अगर एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट बन रही है तो उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन डीलिंग विथ चेंजेस इन बिजनेस। सो ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में एंड सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, ऐसे ही बिजनेस सेटअप में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो वो चेंजेस किस तरीके के आ रहे हैं एंड उनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब भी हम मेंशन करते हैं हमारी बिजनेस रिपोर्ट में। ओके, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं कि क्या चीज कैसे है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग। टू हेल्प इन कंट्रोलिंग का हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिपोर्ट रेडी की जाती है ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो देख सके कि क्या एम्प्लॉय कहीं लैक तो नहीं कर रहा है, कहीं वो उसकी कोई चीजें छूट तो नहीं रही। So, इस तरीके से जो टॉप मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज पे जो है एक तरीके का कंट्रोल जो है वो मेंटेन किए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग। अलग अलग रिपोर्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग पर्पसेस लेते हैं, बट अगर हम बिजनेस रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो बिजनेस रिपोर्ट्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पा रहा है या चीजों को, मैनेजमेंट को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। ओके, हर डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, इसका ध्यान रखा जाता है रिपोर्ट में। ओके, टू मेंटेन रिक्विजिट कॉन्टैक्ट। सो रिपोर्ट्स जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड रहे, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन रखे, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड सप्लायर फर्म्स। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू फैसिलिटेट रिकॉर्ड कीपिंग। अब रिपोर्ट जो है, मैंने कहा कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हैं और इसी से चीज़ें आगे चलती हैं। तो हर एम्प्लॉय की डिटेल्स को, हर कंडीशंस को, हर प्रॉफिट लॉस को अगर आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं तो इसको आप हर सिचुएशन को एक प्रॉपर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं एंड इन फ्यूचर अगर आप इनसे कुछ रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है वो है टू रिकमेंड एक्शन। एंड सिंस रिपोर्ट में हम पहले प्रॉपर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी रिकमेंड करते हैं। तो वही चीज आ गई कि
अगर रिपोर्ट बन रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके एक्शंस उस पे क्या एक्शंस लिए जाए जिससे चीज़ों को सही किया जा सके, वो भी आपको रिपोर्ट के थ्रू मिल जाएगा। अब फंक्शंस की बात कर लें, क्या-क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन आ जाता है दैट इट मेंटेन्स परमानेंट रिसर्च रिकॉर्ड। तो जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट्स जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड की तरह मेंटेन रखी जा सकती हैं। तो जो हमारी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, उनको हम एक सेकेंडरी रेफरेंस रख सकते हैं एंड उसके बाद हम अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या चेंजेस अकर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑब्वियसली आ रही है कि आप हर चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ का प्रॉपर अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है हमारा वो जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको लेके प्रॉपर्ली अवेयर हो रहा है, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। सो ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि एक रिपोर्ट जो है वो यूजुअली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉर्मलाइज करने में या उनको हटाने में, उनको बनाने में हेल्प करती है। हो सकता है जो आज से पहले के प्रिंसिपल्स थे वो उस टाइम पे काम करते हैं, बट अब वो काम ना करें। तो अब शायद उन प्रिंसिपल्स में चेंजेस लाने पड़े या कुछ नए प्रिंसिपल्स बनाने पड़े। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस जो होता है वो रिपोर्ट की ही हेल्प से होता है। वैलिडेट अदर वर्क्स। सो इसमें जो है, जो भी रिपोर्ट अभी बना रहा है वो अ, जब भी वो रिपोर्ट बनाएगा, जो हमारा राइटर रहेगा फर्स्ट रिपोर्ट का, वो हर जगह फुटनोट डालेगा, रेफरेंसेस डालेगा। सो इन फ्यूचर अगर कोई उस रिपोर्ट को रीड कर रहा है, तो वो उन रेफरेंसेस से क्रॉस चेक कर सकता है एंड वो वैलिडेट करता है कि हाँ, पहले पर्सन ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो सही थी या गलत थी। ठीक है? अब ज़रा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा कवर पेज आता है जिसमें हम हर डिटेल को ब्रीफ में मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारा एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि कंटेंट जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड रहता है, किस तरीके का रिपोर्ट हम लिख रहे हैं वो मेंशन होता है, रिपोर्ट का टाइटल मेंशन होता है, रिपोर्ट कौन बना रहा है वो मेंशन होता है, किस डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा रही है वो मेंशन रहता है। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं एक रिपोर्ट के लिए, वो सब कवर पेज पे मेंशन रहती हैं। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में आप टाइटल दिखाते हो एंड टाइटल के साथ-साथ उस रिपोर्ट का जो राइटर है, डेट ऑफ सबमिशन है, ये सब भी आप मेंशन करते हो एंड टाइटल पे एक ब्रीफ जो चीज़ें हैं आप वो मेंशन कर रहे होते हो। सबटाइटल्स वहाँ पे दिखा रहे होते हो एंड प्रॉपर्ली अपने रिपोर्ट को एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हो। ओके? अब इसके बाद जो है आ जाता है हमारा टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। टेबल ऑफ कंटेंट में आप मेंशन कर रहे होते हो कि पूरे रिपोर्ट में कौन से पेज पे कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे आप कह सकते हो कि आपकी कॉपीज़ का इंडेक्स होता है, उसमें आप चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, डेट एंड हर चीज़ मेंशन कर रहे होते हो, पेज नंबर्स। वैसे ही टेबल ऑफ कॉन्टेंट में भी आप दिखा रहे होते हैं कहाँ पे कौन-सी हेडिंग है, ये किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रही है एंड किस पेज नंबर पे एंड हो रही है। एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आप जो भी रिपोर्टर होता है वो अपना ब्रीफ पूरा दे रहा होता है, पूरी रिपोर्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू या समरी दे रहा होता है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है आप उसका इंट्रोडक्शन मेंशन कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर रहे हो कि किस लिए आपने ये रिपोर्ट बनाई है, क्या इस रिपोर्ट में आ जाएगा एंड आपने कौन-कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं जिससे आप इस रिजल्ट पे या जो कंक्लूजन इस रिपोर्ट में शो हो रहा है वो कंक्लूजन किन-किन मेथड्स को यूज़ करके आया है। नेक्स्ट ऑब्वियसली अब सब कुछ हो गया है, आपने सब कुछ मेंशन कर दिया है, तो आप अपनी रिपोर्ट की जो मेन बॉडी है, जो आपकी मेन रिपोर्ट है, आप उसको मेंशन करोगे एंड इसके बाद जो है आप अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखा दोगे एंड इसमें यूजुअली क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका लिटरेरी व्यू आ जाता है, कौन-कौन से मेथड्स आपने यूज़ किए हैं एंड क्या-क्या डेटा एनालाइज़ किया ये आ जाता है। रिपोर्ट की फाइंडिंग कहाँ से हुई, आपने कहाँ-कहाँ से डेटा लिया है ये आ जाता है एंड जो भी आपकी फाइंडिंग्स थी एंड जो अभी आपने रिजल्ट्स बनाए हैं, वो कहाँ से आपने डिराइव किए, किस तरीके से डिराइव किए, उस पे प्रॉपर डिस्कशन रहता है। ये सब आप अपने रिपोर्ट की बॉडी में मेंशन करोगे। ओके? नेक्स्ट कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। कंक्लूजन तो हर रिपोर्ट में रहता है कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने रिपोर्ट बता दी एंड अब आप रिपोर्ट को कंक्लूड कर रहे हो। रिकमेंडेशन तब आएगा जब आपने जो रिपोर्ट डिस्कस की है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है आप उनको इस सेक्शन में रिकमेंड कर रहे होगे। ओके? नेक्स्ट आ जाता है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। सो आपने जो भी डेटा आपने लिया है, जो भी रेफरेंसेस आपने लिए हैं, जो भी आपने रिपोर्ट में मेंशनिंग की है, वो अगर कहीं बाहर से ली है या कहीं किसी बुक से रेफर किए हैं, किसी वेबसाइट से रेफर किए हैं, वो सब आप इस सेक्शन में
मेंशन कर दोगे। अपेंडिक्स, इसमें कहीं पे भी अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है, किसी भी तरीके की क्वेश्चनरी यूज की है या कोई भी तरीके का स्टैटिकल डेटा यूज किया है, वो आप अपेंडिक्स में मेंशन करोगे। ओके, लास्ट पेज लास्ट हेडिंग या लास्ट पेज आपका आ जाता है ग्रोसरी का। सो कहीं पे भी आपने पूरे रिपोर्ट में कहीं पे भी कोई टेक्निकल टर्म यूज किया है जो हो सकता है कि नॉर्मल इंसान या कोई इंसान जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता होगा, उन टर्म्स को आप यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन कर देते हो इस सेक्शन में। एंड ये ज्यादा पेजेस का यूजुअली नहीं होता है, मतलब जो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं आप उनको लिखोगे, उनकी डेफिनेशन लिख दोगे, ताकि अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है टेक्निकल टर्म, वो यहाँ पे देख लें। ओके, आप एक तरीके से समझ सकते हो ग्लॉसरी जो है वो आपके रिपोर्ट की वर्ड मीनिंग सेक्शन है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ओके, तो ये तो बात हो गई कि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, कि रिपोर्ट लिखी कैसे चाहिए। सो रिपोर्ट राइटिंग का मतलब हो जाता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करके आप एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आ सकता है या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प हो सकती है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? सबसे पहला स्टेप आ जाता है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग में आप अपने रिपोर्ट का एक रफ स्केच बनाते हो कि क्या-क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से रहेंगी, कहाँ टेबल आएगी, कहाँ ग्राफ आएगा, कौन-सा टर्म टिपिकल है, कौन-सा टर्म जो है वो टेक्निकल है, आप पूरा ये सब सेपरेट करते हो। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटिंग द सोर्सेस। आप जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, आप उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हो, प्रॉपर्ली अरेंज करते हो। पहले तो आपने कलेक्ट कर लिया, अब उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है, प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है, प्रॉपर्ली रिजल्ट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप रिवाइजिंग। अब देखिए, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा अरेंज कर लिया, डेटा प्रॉपर्ली आपने एनालाइज कर लिया। अब आप देख रहे हो कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, तो आप पूरे डेटा को जो है वो रिवाइज कर रहे हो कि आपने जो रिपोर्ट रेडी की है वो सही है या नहीं, इज इट मेकिंग एनी सेंस और नॉट। ठीक है, ये आप जो आपका थर्ड स्टेप है रिवाइजिंग, उसमें ध्यान देते हो। फोर्थ स्टेप फॉर्मेटिंग। अब रिपोर्ट लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से नहीं लिख देते। अगर आप कहीं पे एकेडमिक रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप ऊपर से जो है 3 इंचेस की स्पेस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से 2 इंचेस की स्पेस रहेगी, राइट साइड से भी 2 इंचेस की स्पेस रहेगी। जो आपका मैटर है वो पूरा टाइम्स रोमन में रहेगा, 11 फॉन्ट रहेगा। ऐसे ही और भी सेटिंग्स होते हैं, और भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स में यूज की जाती हैं। अब आप फोर्थ स्टेप में वो फॉर्मेटिंग मेंशन करोगे जिससे रिपोर्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सब हो गया। अब आप प्रूफ रीड करोगे कि क्या क्या आपने जो लिखा है वो कहीं पे कहीं ग्रामेटिकल एरर तो नहीं आ रहा है किसी तरीके का, या कहीं पे आपसे टेबल मिस तो नहीं हो गई, या कोई और चीजें तो मिस नहीं हो गई। अब आप फिफ्थ स्टेप में अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करोगे पूरे रिपोर्ट में। ठीक है, तो अगर प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है, सब हो गया, सारी चीजें ओके हैं, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गई। ओके, अब जरा देख लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस रिपोर्ट रेडी कर रहा है तो वो कौन कौन से टेक्निक्स यूज करेगा। तो सबसे पहली टेक्निक होती है लेटर स्टाइल टेक्निक, लेटर स्टाइल रिपोर्ट। तो इसमें जो है आप अपना जो पूरा रिपोर्ट है वो एक लेटर के फॉर्मेट में, जैसे आप लेटर लिख रहे होते हैं उसी का पैटर्न फॉलो करते हुए, लेटर हेड डाल के, कंपनी का नाम डाल के, उसी पैटर्न में आप लिखते चले जाते हो। ओके, सेकंड टेक्निक जो यूज होती है वो होती है सिस्टमैटिक रिपोर्ट। इसमें आप प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हो, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेट होता है, आप उसके अंडर हर चीज को मेंशन कर रहे होते हो। ठीक है, एंड इसमें आप कुछ चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो। कुछ हेडिंग्स होती हैं जो आप स्पेशली इंक्लूड करते हो, जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस। तो इसमें आपने रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है, एंड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं रिपोर्ट के, आप हर चीज को प्रॉपरली क्लियर कट एंड सिंपल लैंग्वेज में आप अपने रिपोर्ट में मेंशन करोगे। वो हो गया एक्शंस टेकन। सो क्या क्या जो रिपोर्ट रेडी हुई है उसके लिए आपने उसके बाद क्या क्या चीजें की गई हैं, क्या क्या डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, एंड रिपोर्ट बनाने के लिए आपने क्या क्या चीजें की हैं, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, ये सब आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करोगे। ओके,
नेक्स्ट इज फाइंडिंग। सो इस हेडिंग के अंदर आपने डेटा जो है, जो भी डेटा आपने लिया है वो सब दिखाओगे कि क्या ऑब्जर्वेशंस थी आपकी, क्या डिस्कवरीज थी, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनली आपने ड्रॉ की। इसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन, क्या पूरा जो आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट से आपको क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन आई, एंड उसका कंक्लूजन आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद अगेन रिकमेंडेशंस में आप बता देते हो कि जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी कंक्लूजन हुआ, उससे क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब आपने रिपोर्ट क्या होता है ये देख लिया, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है ये देख लिया। अब जरा देख लेते हैं कि रिपोर्ट लिखते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्यूरेसी, कि आप जो भी डेटा, जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट है, आपकी रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, आपकी जो वर्डिंग्स होनी चाहिए, जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट रीड कर रहा हो, जो भी हमारा रीडर होगा, हमें नहीं पता कि वो उसे कितनी ज्यादा नॉलेज है उस फील्ड को लेके या उस रिपोर्ट को लेके। ओके, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस, सो रिपोर्ट आपकी प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए, कहीं पे कोई एम्बिगुअस एंडिंग नहीं लगनी चाहिए कि इस टेबल या इस डेटा की बात हो रही थी एंड सडनली अब इस डेटा के बारे में बात ही नहीं हुई है एंड चीजें जो है बहुत ज्यादा वेग रह गई है। ऐसा कभी मत करिएगा अपने रिपोर्ट में। आप अपने डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर कीजिए एंड प्रॉपरली उसको एंड कीजिए, कहीं पे किसी भी तरीके का वेग स्टेटमेंट ना दीजिए। ओके, नेक्स्ट चीज जिसका आप ध्यान रखना चाहेंगे वो है कंसाइजनेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप चीजों को सिंपल बनाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। जहां 10 पन्ने की रिपोर्ट बन सकती है वहां आपने आराम से 20 पन्ने, 30 पन्ने, 50 पन्ने की रिपोर्ट बना दी। ऐसा मत कीजिए, चीजों को जितना ज्यादा सिंपल और कंसाइज हो सके उतना ज्यादा उसे सिंपल और कंसाइज यानी कि ब्रीफ, छोटा रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चीज जो आप ध्यान रखना चाहेंगे वो हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। आपके जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को इजीली समझ आने चाहिए, जो लैंग्वेज है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इजी होना चाहिए ताकि सामने वाले को, रीडर को इजीली समझ में आ जाए, कॉम्प्रिहेंड वो आसानी से कर पाए एंड ऑब्वियसली वो चीजों को रीड इजीली कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने कंसाइज करने के चक्कर में बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज कर ली है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपने बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया, जिसकी वजह से इंसान को एक लाइन को 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है ताकि जो वो है वो आपकी रिपोर्ट को समझ सके। ये मत करिएगा, चीजों को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल रखिए एंड रीडेबल रखिए। नेक्स्ट चीज जो आप ध्यान रखना चाहेंगे वो है रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी किस तरीके से, कि जो भी आपका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर लेजिट सोर्सेस से हो। ऐसा ना हो कोई वेग वेबसाइट थी वहां से डेटा लेके आपने डाल दिया, नहीं। आप रेफरेंस डाल रहे हो तो रेफरेंस जो है जो एक्चुअल लेजिट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, एक्चुअल वेबसाइट्स हो जो ज्यादा एक्यूरेट डेटा दे सके, आप वहीं से आप अपना डेटा ले, ताकि जो है रीडर को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन ना है, मिस इन्फॉर्मेशन उन्हें ना हो। ओके, नेक्स्ट इज टाइमलाइन। सो अगर रिपोर्ट यूजुअली बनती है वो अलग अलग डिफरेंट डेटा को लेके बन रही है, तो जो आप डेटा ले रहे हो उनका एक टाइमलाइन की कंटिन्यूसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2011 की बात कर रहे हो एंड डेटा जो है वो आपने 2001 का ले लिया। तो टाइमलाइन एंड डेट, जो हमारी जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं उन पे बहुत अच्छे से आप फोकस रख के चीजें करिएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंटेंट, लॉजिकल कंटेंट एंड ओरिजिनल कंटेंट। तो जो भी आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हो उसको लॉजिकल सेंस होना चाहिए, डेटा का एनालिसिस लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लगे कि भैया अजीब ही बात हो रही है। ठीक है, वही चीज आ जा रही है कि डेटा कॉम्प्रिहेंसिबल हो, समझ में आ जाए, कंफ्यूजिंग ना लगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से ऐसा ना हो कि आपने किसी का कॉपी करके कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम एरर्स। अब देखिए, जब मैं आपको स्टेप्स बता रही थी तो उसमें आपने जो आपका मेन डेटा था उसको आपने पहले रिवाइज किया है, फिर फॉर्मेटिंग की है, फिर प्रूफ रीडिंग की। ठीक है, मतलब देखा जाए तो आपने अपनी पूरी रिपोर्ट को खुद से 2 बार एनालाइज करने की कोशिश की है कि किसी तरह की एरर ना हो। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी रिपोर्ट में किसी भी तरीके की एरर ना दिखे। लास्ट इज गुड अपीयरेंस, कि आपका जो रिपोर्ट है वो प्रॉपरली वेल फॉर्मेटेड हो, जिस भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी टाइप की वो रिपोर्ट है वो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, वरना आपकी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। ओके,
सो ये हो गया हमारा टॉपिक रिपोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट कंप्लीट। अब चैप्टर 14 का हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है प्रेजेंटेशन, एंड ये टॉपिक मैं हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पे और पोस्ट होते रहेंगे। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन पढ़ना चाहते हैं या ई बुक वर्जन पढ़ना चाहते हैं, फोन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए उसे गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।